सो हाय दोस्तों, कल बात हुई थी, आधा टॉपिक कंप्लीट हुआ और डिमांड एनालिसिस का। सो हाफ टॉपिक रिमेन रह गया था हमारा लॉ ऑफ डिमांड का। तो आज हम वहाँ से चालू करते हैं। उम्मीद है कल का टॉपिक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, सबने रिवाइज किया होगा, देखा होगा। और किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई टॉपिक रह गया जो समझ में नहीं आया, आप हमसे पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं चैप्टर को आगे ले जाते हुए। तो अपना टॉपिक आता है लॉ ऑफ डिमांड। अब डिमांड है क्या, कल मैंने एक्सप्लेन किया था डिमांड क्या है। अब लॉ की बात अगर हम करते हैं लॉ ऑफ डिमांड में, तो पहली बात मैंने कल बताया था डिज़ायर, फिर मैंने बताया था एबिलिटी टू पे, फिर मैंने बोला था कि विलिंगनेस भी होना चाहिए। ठीक है, ये तीन चीज़ें जब एक साथ आती हैं तो डिमांड बनता है, ये मैंने कल बताया था। उसके बाद अब आगे चीज़ें चलती है। मैंने आपको बोला था कि जब लॉ की बात करेगा, डेफिनेशन की बात करेगा, ठीक है, तो हमें एग्जैक्टली वही बोलना है जो कि वो पर्टिकुलर बंदे ने बोला है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड को इंट्रोड्यूस हमारी बुक में किसने किया है? अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। तो हमें उनके हिसाब से ही बोलना है, हमें अपना नया कोई भी ज्ञान बताने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ अपनी तरीके से ऐड ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, भावनाओं को समझो। ठीक है, अभी इसमें क्या कुछ लोग ऐड ऑन कर देते हैं, तो नहीं, ऐड ऑन नहीं करना है। स्टेटमेंट जैसा है एज इट इज़ यूज़ करना है। तो जैसे कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला था कि अदर थिंग रिमेन्स इक्वल। पहले था कांस्टेंट को चेंज किया इक्वल। अदर थिंग रिमेन्स इक्वल, सब कुछ इक्वल है। ठीक है, और इक्वल होने के बाद प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी जो डिमांड है उसमें चेंज आ रहा है, एंड प्राइस डिक्रीज होने से प्राइस राइज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज हो रहा है, और डिमांड राइज हो रहा है तो प्राइस इंक्रीज होगा। तो जब ऐसा इन्वर्स रिलेशन जो है अल्फ्रेड मार्शल जी ने बताया था, ये किस में बताया था? लॉ ऑफ डिमांड, उनका स्टेटमेंट ये था। ठीक है, इसका मतलब यही था उनके स्टेटमेंट का, अदर थिंग रिमेन्स इक्वल व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस डिमांड डिक्रीजेस, एंड व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। ठीक है, ये उनका स्टेटमेंट है। तो इसी के हिसाब से हम चीज़ें आगे लेके चलते हैं। अब आता है अजम्पशंस। अब ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ कहाँ काम करेंगी, कब कब काम करेंगी, और क्या अजम्पशंस है जो हमें लेना पड़ेगा। तो कुछ अजम्पशंस है कि मान लो, ठीक है, मान लो जैसे कि हम मैथ्स करते हैं तो उसमें मान लेते हैं कि चलो इसकी वैल्यू x है, मान लो इसकी वैल्यू x है, तो वैसे ही इसका हम लोग लेट इट बी जो करते हैं, अजम्पशन अज्यूम कर लेना है। अज्यूम कर लेते हैं क्या? कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। ये इनका जो लॉ है ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, इसको मापना है कि जो चेंज हम बता रहे हैं, क्योंकि जो डिमांड की स्टडी हम लोग कर रहे हैं मेनली किस चीज़ पे कर रहे हैं? बेस्ड ऑन हम लोग प्राइस पे कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग किस पे बेस कर रहे हैं? सीधा प्राइस को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, प्राइस के हिसाब से जो चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने भी यही बोला, राइज इन अ प्राइस, डिक्रीज इन अ डिमांड, डिक्रीज इन अ प्राइस, एंड हायर द डिमांड। ठीक है, हायर द क्वांटिटी डिमांड। तो अब हमें उसी हिसाब से उसी सिनेरियो में ये अजम्पशन में दिखाना है, देखना है कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या बनती है हमारी। ठीक है, तो पहला हमने क्या देखा है? कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। इनकम का जो रेंज है, ये जो इनका स्टेटमेंट है ये वही काम करेगा जहां पे लेवल ऑफ इनकम जो है वो चेंज नहीं हो रही है। ऐसा है, अगर जब मेरा 10,000 इनकम है तो कल को मेरा 1 लाख हो जाएगा तो मैं क्वांटिटी वो भी खरीदूंगा जो मेरी परचेजिंग पावर से बाहर है। अब हंस रहे तू कि सर हम फीस ही नहीं देंगे तो खरीदो कहाँ से? ठीक है, नहीं बेटा ले लेंगे। बच्चे हैं साले यार हम, ये हैं। तो सीन ये होता है कि जब प्राइस में चेंज आ रहा है, कोई चीज़ में चेंज आ रहा है, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट है। उन्होंने पहले स्टेटमेंट बोला कि और कोई भी चीज़ों में चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा है। प्राइस के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, वैल्यू है या गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस है, टैक्सेशंस है, नेचुरल कैलामिटीज है, XYZ कोई भी चीज़ें हैं वो एकदम कांस्टेंट लेवल पे है। तो वैसे ही कि जिसने बोला कि कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम चेंज। हाँ लाइट है,
नहीं दिख रहा ये? नहीं मतलब हम लोग को दिख रहा है, वो वीडियो को नहीं। विजिबल है बेटा, प्रॉपरली विजिबल है? एक वो टेस्ट। ठीक है, वो हम मुंह से बोल देंगे, जो नहीं समझेगा वो मुंह से, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया बेटा, मैं टेक्नो फ्रेंडली नहीं हूँ, आप लोग लेक्चर में हो, रिवीजन करना होगा तो आप वीडियो देख लोगे, लाइव मोमेंट में आप थे इसलिए आपको वो पॉइंट याद आ जाएगा सर ने इसको कैसे सिखाया था, ठीक है। तो उसके लिए मैं ऐसा अलग लेवल से, जब तुम लोग की उतनी क्राउड हो जाएगी उतना फेमस हो जाऊँगा, तो विल यूज़ द स्मार्ट बोर्ड और सारी चीज़ें, ठीक है। अभी तो लाइट बल्ब और इसी से काम चलाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। जो पढ़ा रहा है वो समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। पापा से बोलो चेक दे देने के लिए। तो कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा है कि इनकम आपकी रिमेन है। तब जब प्राइस में चेंज आएगी तब उसकी वैल्यू समझ में आएगी। नहीं तो अगर हमारा इनकम चेंज हो जा रहा है, चलो कल चीनी 10 रुपये किलो थी, ठीक है, आज 1000 रुपये किलो है, मेरा इनकम कल 10,000 था, आज 1.5 लाख हो गया, तो मैं खरीद सकता हूँ चीनी, मैं चीनी खरीद सकता हूँ, क्योंकि जैसा कि इंक्रीज चीनी में हुआ, चीनी के प्राइस में हुआ, वैसा ही इंक्रीज मेरी सैलरी में भी तो हुआ, ठीक है। तो मेरी परचेजिंग कैपेसिटी, परचेजिंग पावर बढ़ी, तो जब वो बढ़ी है तो मैं खरीद सकता हूँ। इसीलिए क्या बोला उन्होंने, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम में चेंज नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, जैसा कि मैंने कल भी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि पॉपुलेशन की साइज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, वो रिमेन सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 10,000 लोग किसी चीज़ को थोड़ा थोड़ा डिमांड करेंगे तो वहाँ का लेवल अलग आएगा। 1 लाख लोग डिमांड करेंगे तो उसमें से 10,000 ही तो डिमांड करना है, ठीक है, चेंज दिखाने के लिए। 10,000 एक ने डिमांड कर दी तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से पॉपुलेशन, क्योंकि हमने जिस सीन के हिसाब से वो चीज़ों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है या मॉनिटर किया है या एनालिसिस किया हुआ है किसी भी टॉपिक को, तो एक कुछ लोगों को, कोई भी एनालिटिकल फिगर दिखाया जाता है, कोई स्टार्ट दिखाया जाता है, तो कुछ लोगों के ऊपर, पूरी कंट्री में सर्वे नहीं किया था। कोई सर्वे जो होता है ना, तो कुछ एरिया के 150 लोगों को लेके, कुछ एरिया के 150 लोग को लेके सर्वे किया जाता है, और उसे माना जाता है कि पूरी कंट्री का लगभग यही मिजाज ऑन एन एवरेज होगा, ठीक है। तो जब पॉपुलेशन चेंज हो जाएगा तो वेरिएशन भी आएगा, फिर जो क्वांटिटी डिमांड रहेगा उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए कहना क्या है, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन की साइज में कोई चेंज नहीं आ रहा है। फिर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। अब मैंने कल बताया था सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से हैं, जैसे चीनी, चाय, सॉरी बार बार चीनी आता है यार। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है कि उसका अल्टरनेट, ठीक है, ठीक है, तो उसका कोई अल्टरनेट है, ठीक है। तो कोई 2 ब्रांड ले लो आप, 2 कार की ब्रांड ले लो, तो अगर मारुति, भाई हम इंडिया में रह रहे हैं, ध्यान दें, मर्सिडीज वाला अभी लेवल नहीं आया है, तो हम लोग टाटा, हाँ टाटा तक ठीक है, टाटा हो गई, होंडा हो गई, तो होंडा की प्राइस में इंक्रीज आ गया, टाटा हमारी बजट में है तो वी विल गो फॉर द टाटा, ठीक है। तो एक की प्राइस की चेंज की वजह से दूसरे की डिमांड में चेंज आना, राइज या फॉल होने को ही हम ये चीज़ें कहते हैं कि द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स की भी प्राइस में कोई भी चेंज आने वाला नहीं होना चाहिए जब हम इस चीज़ को स्टडी यार कर रहे हो, ठीक है, जब इसको सर्विस कर रहे हो तो उसमें भी चेंज नहीं आना चाहिए। फिर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन कौन से हो जाते हैं, कल मैंने बताया था, जैसे हाँ, जैसे कि आप बर्गर के साथ सॉस हो गया आपका, ठीक है, सॉस खाते हैं ना, पानीपुरी के साथ सूखी पूरी, हाँ पानीपुरी के साथ सूखी पूरी, पानीपुरी के साथ सूखी पूरी हो गया, या चाय ले रहे हो तो एक्स्ट्रा कुछ स्पून ऑफ चम्मच का चीनी हो गया, ठीक है। या आप XYZ चीज़ें, आप कोई सामान लेते हो, आपने मोबाइल लिया, उसके ऊपर आपको मोबाइल का कवर मिल गया, तो क्या हो गया, एड ऑन चीज़ है, आपने कोई चीज़ खरीदी उसके ऊपर एड ऑन है, ठीक है। तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। अब एड ऑन उसको देना है, तो अगर उसके प्राइस में चेंज आएगा तो मेन प्रोडक्ट के प्राइस में भी चेंज आएगा, या तो फिर उसको नहीं देंगे, या तो फिर उसको नहीं देंगे, और या अगर उसको देंगे तो उसकी प्राइस में भी चेंज आएगा, नहीं तो उनका प्राइस, उनका प्रॉफिट जो है मिनिमाइज होगा। तो इसीलिए जब उनके एड ऑन प्रोडक्ट में प्राइस में चेंज आएगा तो एग्जैक्ट जो गुड की वैल्यू है उसमें भी चेंज आएगा, ठीक है। तो उसमें जब चेंज आएगा तो उसके डिमांड में भी इफेक्ट पड़ेगा। हम यहाँ पे टोटली इसी तरीके से पढ़ रहे हैं कि प्राइस की वजह से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है और डिमांड की वजह से प्राइस में क्या चेंज आ रहा है,
और कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए तब जाके ये लॉ वर्क करेगा। ठीक है, तो हमने 3-4 पढ़े। कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम हो गया, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन हो गया, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट हो गया, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट हो गया, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस। अब अगर कभी मान लिया जाता है कि कल जाके किसी चीज़ की प्राइस में चेंज आ रहा है, जैसे कि सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया कि कल से आज रात 12 बजे के बाद पेट्रोल की कीमत है जो 200 रुपये लीटर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आज रात को ही जाके पहली बात फटाफट अपनी गाड़ी को फुल कराएंगे, एक्स्ट्रा कहीं स्टोर कर सकते हैं तो पेट्रोल लेके स्टोर कर लेते हैं। ऐसा नॉर्मल होता है। या एक दिन के लिए गोल्ड की प्राइस को 10,000 रुपये कर दी जाए, 10,000 रुपये का 10 ग्राम कर दिया जाए। ठीक है, तो सब लोग क्या करेंगे, फटाफट इधर उधर से पैसे का अरेंजमेंट करके पहले गोल्ड ले लो। ठीक है, सिर्फ 1 घंटे के लिए हुआ है, 1 दिन के लिए हुआ है, अगले दिन बढ़ जाएगा तो लोग गोल्ड रिजर्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ स्पेकुलेशन आ जाता है, जब ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है, तुक्का मारा जा सकता है, गैम्बल किया जा सकता है कि एक टाइम पे जाके ऐसा कुछ प्राइस चेंज हो सकता है फ्यूचर में, तो उसके लिए लोग डिमांड पे फिर इफेक्ट आता है। प्राइस कुछ भी हो, लोग खरीद तो लेते ही हैं, स्टोर कर लेते हैं। जैसे कोरोना में आप सब ने देखा होगा, मतलब अंधा लोग खरीद रहे थे सामान, जिसको मौका मिलता था कि भाई पता नहीं कितने दिन तक लॉकडाउन लग सकता है, राशन का सामान, राशनिंग का, तो लोग जाते थे डीमार्ट में या कहीं पे जाते थे, तो मतलब भर भर के 3-3, 4-4 ट्रॉली। मैं तो देखा भाई 2 ट्रॉली तो सिर्फ कोका कोला खरीदा था, मतलब खाएगा कि नहाएगा इससे, लेकिन खरीद रहे थे लोग इस तरीके से भी। ठीक है, तो वो कब होता है, जब हमारा एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में उसके प्राइस में या कोई चीज़ों में चेंजेस आने वाली है। ठीक है, अब हम आते हैं नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, फैशन। अब सपोज कल तक किसी चीज़ का फैशन था, या हम लोग आज समोसा बहुत खा रहे थे, समोसे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लग रहा है, और कल सुबह हम उठे हमें समोसा खाने का मन ही ना हो, तो समोसे का इनकम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा? नहीं, घट जाएगा। ठीक है, तो ये लॉ वहाँ काम करेगा जहाँ पे टेस्ट जो है कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। आपका प्रेफरेंस जो है, जो नॉर्मल कंडीशन में था वही है, कोई भी उसमें चेंजेस एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा है, सिर्फ प्राइस और डिमांड। उसके अलावा फैशन वैशन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ऋतिक रोशन कोई नया पैंट नहीं पहन के आ रहा है जिसमें यहाँ से बेल्ट बांधना है, नीचे से पैर के पास और ऊपर से हुक लगाना है, ऐसा कोई भी पैंट फैशन पहन के भी नहीं आ रहा। तो वो हो गया। फिर नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। अब क्या होता है, जैसे कि आपने एक बुक खरीदी, बुक खरीदी 50 रुपये का इसका कॉस्ट है, लेकिन इसमें टैक्स लगा देंगे 100 रुपये का, तो ये बुक कितनी हो जाएगी, 150 रुपये के। तो लोग क्या करना प्रेफर करेंगे, बुक खरीदने के अलावा ओल्ड बुक लेना, ज़ेरॉक्स का अगर खर्चा कम लग रहा है तो ज़ेरॉक्स लेना, PDF डाउनलोड करना। ठीक है, मतलब लोग अल्टरनेट ऑप्शन में जाना शुरू करते हैं। तो जब टैक्सेशन लगता है तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, और जब किसी की प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड उसका घट जाता है। क्यों? प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। कैसा है, इनवर्स रिलेशन। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिएगा। अब हम आते हैं किस पे, डिमांड शेड्यूल पे। अब शेड्यूल क्या होता है, मैंने कल भी रिप्रेजेंट किया था, आपको बताया था कि जब हम टैबुलर रिप्रेजेंटेशन किसी चीज़ का करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल। उसी को हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल। ठीक है, तो डिमांड शेड्यूल हो या फिर कोई और, ठीक है, तो उसी को हम रिप्रेजेंट कर। जैसे कल हमने देखा था इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड देखा था, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन देखा था। आज भी हम क्या देख रहे हैं, डिमांड शेड्यूल को देख रहे हैं, नॉर्मल डिमांड के बारे में। तो ये भी टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है। कैसा, हम बना देते हैं आपके लिए थोड़ा सा। प्राइस ऑफ किसी कमोडिटी का ये प्राइस है, और ये कमोडिटी है एक्स ले लो। तो जब 100 रुपये प्राइस था तो डिमांड इसका था 20, ठीक है। 80 रुपये प्राइस हुआ, डिमांड हुआ 25, ठीक है। 50 रुपये प्राइस हुआ, डिमांड हुआ 80। मतलब जैसा 10 रुपये का हो गया कोई भी चीज़ हो गया तो ये तुम्हारा ये हो गया डिमांड तुम्हारा 100 का, ठीक है। तो इस हिसाब से चेंजेस जो है तुम्हारे आए जा रहे हैं। तो जब प्राइस में चेंज आ रहा है आपके डिमांड में भी चेंज आ रहा है, ठीक है।
तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल। मुझे लग रहा है कि अगर मेरा वीडियो बनाने का मेन मतलब ये है, आप चैप्टर को एक बार बस रीड कर लो, उसके बाद वीडियो को देख लो 1.5 पे 1.7 पे, टाइम वेस्ट मत करो वीडियो पे ज़्यादा, ठीक है। एक बार जब रीड करने के बाद आप वीडियो देख लोगे, आपको टॉपिक टिच समझ में आ जाएगा, एकदम टिप टू टॉप समझ में आ जाएगा, ठीक है। और पूरा साथ में नहीं देखना है, पॉज करो, देखो। मतलब करना कैसे है, आपने एक चैप्टर, एक टॉपिक पढ़ा, फिर उसका वीडियो देखा, फिर टॉपिक को रीड किया, फिर अगला टॉपिक पढ़ा, वीडियो देखा, रीड किया, लास्ट में तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है ना, उसको समरी कर दो, एक नोट बना लो, अपनी नोटबुक में एक नोट बना लो। लाइफ टाइम नहीं भूलोगे आप, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, और आपका रिजल्ट टॉप आने वाला है। इस तरीके से प्लानिंग करो, क्योंकि 12वीं में हो तो इट मैटर्स, ठीक है। और पूरी ज़िंदगी तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुमने क्या उखाड़ा है। कुछ तो लोग कहेंगे, ठीक है, लोगों का काम है कहना, गाना तो बना था कि, लेकिन जब लोगों का काम कहना है तो वो बाहर जाके नहीं कहते, हमारे आजू बाजू कहते हैं, जिसका इफेक्ट हमारी लाइफ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ता तो है, चाहे हम कुछ भी कह लें, ठीक है। वही बात होगी कि आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर पापा चप्पल उठा के बोलेंगे जाने फिर होगा क्या, क्या पता क्या खबर। चलो आते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब जो लॉ ऑफ डिमांड है भाई, इसका कुछ तो एक्सेप्शंस भी है, ठीक है, कि इन चीज़ों में ये वर्क नहीं करता, इन चीज़ों में ये वर्क नहीं करता। कहाँ कहाँ पे आते हैं उसको देखते हैं। अब एक्सेप्शंस का क्या होता है कि प्राइस बढ़ने के बाद भी, प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड में इफेक्ट नहीं आता, डिमांड राइज होता रहता है। प्राइस बढ़ा ऑल्दो डिमांड क्या होगा, राइज होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। रीजन क्या है उसका, प्राइस भी ग्रोथ कर रहा है और उसका क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसीलिए उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है, एम आई मेड इट क्लियर, ओके। अब क्या क्या आता है, गिवन गुड्स, ठीक है, गिवन या पैराडॉक्स गुड्स। अब गिवन मतलब क्या होता है, गिवन गुड्स कौन सा होता है, सस्ता, ठीक है, एकदम निम्न क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट है या ऐसा कुछ है बहुत सस्ता है, ठीक है। तो ऐसे गुड्स की प्राइस में डिफेक्ट ये आने से उसमें डिमांड में से कोई चेंज नहीं आने वाली है, ठीक है, उसको लोग लेने ही वाले हैं। सेकंड आता है किस पे, प्रेस्टीजियस गुड। अब कोई चीज़ प्रेस्टीज की बात हो जाए, आज लोग जो आईफोन लेके घूम रहे हैं, ऐसा कौवा कट बाल कटा के, ऐसा कुछ लोग को देखा होगा, ऐसा जैसे लगता है पड़वा चाटा है बाल पड़वा चाटा है, बलवा उनके हो, पड़वा चाटा ऐसे लगता है, पड़वा चाटा है, कटोरा कटा लिए और आईफोन लेके घूम रहे हैं, ठीक है, और बाप उनका कर्जे में भर रहा है। एक लोग का मैं जानता हूँ, उनका बाप, पिताजी उनके सोचे कि मैं रिटायरमेंट ले लूँ। मैं उस बंदे को जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा, मतलब मेरा ही दोस्त था वो। तो पिताजी ने बोला कि मैं अर्ली रिटायर लूँगा और मैं यहाँ जाऊँगा, आश्रम में जाके भजन वजन जो है करूँगा। अब तुम लोग आ गए हो, मैं इस लाइन से गिव अप करता हूँ। तो बंदे ने क्या किया, ठीक है कर लो। शाम को उसका भाई और वो गया शोरूम में, एक 4 व्हीलर बुक किया, पापा को लेकर साइन वाइन करा दिया। पापा से बोला पापा रिटायर हो जाओ। अब पापा के ऊपर जो है 15 या 18 हज़ार की EMI चालू हो गई। पापा को ना चाहते हुए भी भरना पड़ा, भरने के लिए उन्हें जॉब करनी पड़ी। तो उनका जो रिटायरमेंट का प्लान था, भजन का प्लान था, वो कंपनी में ही जाके भजन करना शुरू, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं। तो प्रेस्टीजियस गुड्स की बात हो रही है, इसीलिए मैंने ये निकाला। तो जब बात शान किया जाती है, ठीक है, शान की बात जब आती है तो लोग ये चीज़ें करते हैं।
उसमें पैसे फिर नहीं देखते कि भाई कितने का भी होगा, हम तो लेंगे, हम तो लेंगे। ठीक है, तो प्रेस्टिजियस गुड में एक्सेप्शन है जो कि डिमांड में, डिमांड एनालिसिस में या लॉ ऑफ डिमांड वहां पे वर्क नहीं करता। फिर आता है स्पेकुलेशन, आंकड़ा लगाना। मान लो ऐसा हो गया, तो एक मान लेने वाली जो बात है, स्पेकुलेशन है, फ्यूचर के बारे में सोच लिया कुछ, या ऐसा कुछ भी हो गया, एक मान लेना अपने ही दिमाग से। दो चौधरी बैठ के बोलते हैं ना, दो लोग थे, एक और कहानी सुना देता हूँ आपको। दो लोग थे ऐसा ही, आदित्य और ध्रुव जैसे, आदित्य और ध्रुव दोनों साथ में बैठे थे ऐसे बगीचे में। तो बोलते हैं कि ये जो सामने वाला खेत देख रहे हो, ये खेत मैं खरीद लूँगा। तो आदित्य ने बोला कि ये खेत तुम खरीद लोगे तो मैं अपनी गाय इसमें चरा दूंगा। तो ये बोला कि मेरे खेत में तो अपनी गाय कैसे चराएगा, अरे मैं तुझे भी तेरी गाय को ही मारूंगा। तो इसने बोला कि तू मुझे कैसे मारेगा, तो इसने पटक इसको मार दिया और फिर इसने इसको मार दिया। ये केस बढ़ते बढ़ते केस चल गया भैया कोर्ट में। तो कोर्ट में जब केस गया तो वहाँ पे जज साहब ने पूछा कि क्या बात हुई भाई, क्या इतना मैटर बढ़ गया, तुम लोग यहाँ चले आए। तो ध्रुव ने बोला कि आदित्य ने मेरे खेत में अपनी भैंस, अपनी गाय को छोड़ दिया चरने के लिए। तो आदित्य ने बोला, क्या, जज साहब ने पूछा आदित्य से कि कैसा क्यों किया। बोलता है कि अरे इसने पहले मुझे ललकारा था, मैं फिर वो खेर दिया। तो बोलता फिर इसको मारा क्यों, बोलते मेरी गाय को मारेगा तो मैं तो मारूंगा। तो बोला खेत कहाँ है, बोलता अभी खरीदा नहीं है। बोली गाय कहाँ है, बोले वो भी नहीं खरीदी है। ठीक है, तो एक स्पेकुलेशन के हिसाब से ये जो बवाल होता है ना, वैसा एक स्पेकुलेशन लगा के लोग कर लिए। अब प्राइस इल्यूजन, प्राइस इल्यूजन का है कि हो सकता है प्राइस इसका घट जाए या बढ़ जाए, इसके प्राइस में कोई चेंजेस आ जाए। हो सकता है मैं इसको स्टोर कर लूँ। इससे किसान लोग करते हैं कि जब उनका खेती बाड़ी का काम होता है, गल्ला उनके घर में आता है, ग्रेन्स आते हैं, तो उसको स्टोर करते हैं, वो उसको स्टोर कर लेते हैं कि हो सकता है जब प्राइस इसका बढ़ेगा तो मैं इसको बेचूंगा। अब प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो श्योर नहीं है, कितनी बार तो खराब भी हो जाता है और प्राइस भी घट जाता है। तो प्राइस के बारे में उनका इल्यूजन है, तो इसीलिए वहाँ पे जब इल्यूजन कहीं पे क्रिएट हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, भ्रम। इल्यूजन मतलब क्या होता है, भ्रम। प्राइस को लेकर कोई भ्रम क्रिएट हो गया बढ़ने का या घटने का, तो डिमांड में उसके इफेक्ट तो आने ही वाला है, डिमांड में इफेक्ट उसके आ जाएगा। वहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। ठीक है, ये हो गया प्रेस्टिजियस गुड, गिवन गुड, स्पेकुलेशन हो गया, प्राइस इल्यूजन हो गया, इग्नोरेंस। सोसाइटी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, अभी रामनवमी का फेस्टिवल था, तो मैं ऐसे ही जा रहा था, देखा दारू की दुकान में पूरा भीड़ है। अब वहाँ पे कौन लोग रामनवमी मना रहे थे मुझे समझ में नहीं आया। मंदिर पे कम भीड़ दिखा, वहाँ ज़्यादा दिखा। क्यों? लोग इग्नोर कर रहे थे। किस चीज़ को? पूजा पाठ को, मंदिर को, इन चीज़ों को इग्नोर करके उनको लगा कि आज छुट्टी का दिन है। बहुत लोग 15 अगस्त 26 जनवरी को से छुट्टी का दिन मनाते हैं। ठीक है, उनके हिसाब से आज छुट्टी का दिन है तो पार्टी करेंगे, घूमेंगे, जलेबी खाएंगे घर पे। और कुछ 15 अगस्त 26 जनवरी इससे बड़ा लोगों के लिए नहीं रह गया। मैक्सिमम लोग की बात मैं कह रहा हूँ, और जो मैं कह रहा हूँ पूरे होशो हवास में समझ के कह रहा हूँ कि मैं देखता हूँ। इवन जब हम क्लास में कुछ सेलिब्रेशन करते हैं, यहाँ पे भी छुट्टी मार देते हैं, आते ही नहीं है। ठीक है, तो वो इग्नोरेंस है। लोग इग्नोर करना शुरू करेंगे तो उसके प्राइस में चेंजेस आएगा। उस दिन झंडा खूब बिकता है, क्यों? उसे अटेंशन मिलता है, झंडे को अटेंशन मिलता है। लेकिन सेकेंड डे वही झंडा जब जमीन पे गिरा होता है, लोगों का इग्नोरेंस होता है। उस दिन देशभक्ति जागी, 2 दिन बाद देशभक्ति खत्म। ठीक है, तो इग्नोरेंस, समझ रहे हो ना। फिर आता है हैबिचुअल गुड्स। अब बहुत लोगों को बहुत चीज़ों की हैबिट है। ठीक है, बहुत लोगों को बहुत चीज़ों की हैबिट है। कुछ लोग का ऐसा नशा है कि वो कुछ भी हो जाए गुटखा खाएंगे। और भाई मतलब 2 गुटके बाद जा रहे हो या सुरती बाद खैनी बाद जा रहे हो आजू बाजू में, वो रामपुर का है या मानपुर का है, दोनों का आपस में लेन देन नहीं है, तुरंत वही रिलेशन हो जाएगा। जो उसको देख लिया खैनी बनाते हुए, अरे भाई कहाँ के हो, तनी 2 मेरे लिए बनाना। और उसका हाथ कितना साफ है कौन जानता है, लेकिन वो रगड़ेगा, बनाएगा, मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक हैबिचुअल चीज़ें हैं। अब जो हैबिचुअल चीज़ें हैं उसका तो डिमांड बढ़ने वाला है। ठीक है,
बहुत सारी चीज़, बहुत लोगों को चाय का शौक है, नहीं पियेंगे सर दुखता है, देयर आदती अबाउट इट। बहुत लोगों को कॉफ़ी का है, बहुत लोग हैं जो अलग अलग चीज़ों का लोगों को शौक है। मुझे पर्सनली शौक है जूतों का, मखाने का नहीं, खरीदने का, खाने का नहीं है। ऐसा रिएक्शन तुम लोग देते हो यार, जूतों का ऐसे देख रहे हो तो खाने का नहीं, खरीदने का। तो अब उसके प्राइस में चेंज आएगा तो लोग खरीदते हैं, ठीक है, तो है क्योंकि दे आर हैबिचुअल अबाउट इट। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी हुआ, तो कौन सा हो गया हमारा, डिमांड शेड्यूल हमारा भी हो गया, और एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, ये वाला भी हमारा टॉपिक हो गया। अब आता है वेरिएशन इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड, वेरिएशन इन डिमांड इज अ टाइम वेर सिर्फ प्राइस के अलावा अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, कोई भी चीजों में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटता है, जब प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ता है और प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटता है, ये जो सिचुएशन आती है, ये आती है किसमें, वेरिएशन इन डिमांड। डिमांड में जो वेरिएशन आएगी ओनली ड्यू टू द प्राइस। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि आगे जो आना है चेंज इन डिमांड जब आएगा ना, तो सेम चीज उसमें भी रहेगा, उसमें अदर थिंग में चेंज आएगा, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट रहने वाली है, प्राइस वहां पे चेंज नहीं होगा, वहां पे और चीजें, और फैक्टर, अदर फैक्टर्स में चेंज आएगा, ठीक है, और तब क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंस आएगा। और जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें वेरिएशन में, तो वहां पे प्राइस ही इंपॉर्टेंट है, दो चीजें हैं, ठीक है, इन चीजों को ध्यान से रखिएगा, चेंज में और वेरिएशन में ध्यान रखिएगा। चेंज में मतलब प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, वेरिएशन मतलब प्राइस अपना ऊपर नीचे हो रहा है। तो जब प्राइस में चेंज आ रहा है, प्राइस कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है। यहाँ पे जो कर्व है ये आपका कैसा बता रहा है, इसका इनवर्स रिलेशन दिखा रहा है, किसका, प्राइस एंड डिमांड का। प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ेगा, ओके। तो यहाँ पे ऐसा आपका P से सिर्फ P1 होगा एंड Q से क्वांटिटी डिमांडेड टू Q1 जाएगा। जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। अब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, सेम वाइस वर्सा होगा, प्राइस आपका बढ़ा, P1 से P से P1 गया, तो डिमांड अब क्या होगा, घटेगा, ठीक है, तो Q से Q2 पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो आपका कैसा होगा, ये दोनों आपने देखा इनवर्स रिलेशन प्राइस का है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ये किस में आएगा, वेरिएशन में आएगा। ये बहुत बच्चे एग्जाम में कंफ्यूजन में ना वेरिएशन को इसमें लिख देते हैं, चेंज इन डिमांड में, और चेंज को वेरिएशन में। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से रखना है। आप अपना तरीका कुछ निकाल लो, हमने तो इसी तरीके से निकालता, वेरिएशन और चेंज को मैंने रखा, वेरिएशन मतलब प्राइस, ऐसे मैंने सोच के रखा था, और ये चेंज इन डिमांड मतलब डिमांड पैसे के अलावा किसी और चीज़ की वजह से चेंज हो रही है, ठीक है। अब इंक्रीज इन डिमांड, तो इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, अदर थिंग में चेंजेस आ रहा है। अभी हमने क्या पढ़ा था, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट ना, अब यहाँ पे प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो अदर कंडीशन, अदर कोई कंडीशन में चेंज की वजह से डिमांड घट रहा है और बढ़ रहा है, तो उसको हम किस में बोलते हैं, चेंज इन डिमांड, ठीक है। प्राइस आपका कांस्टेंट है, आपका डीडी कर्व में चेंज आ रहा है, Q से Q1 गया, कोई अदर चीज में चेंजेस आने की वजह से जब आपका डिमांड बढ़ा तो उसे हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और जब आपका डिमांड घटा, प्राइस रिमेन कांस्टेंट है, तो उसे हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। तो आज यहाँ पे आपका इकोनॉमिक का 3A ना बेटा, 3A डिमांड एनालिसिस आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे 3B के साथ में, जिसका नाम है अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो करेंगे। तो पढ़िए, मस्त रहिए और रिवाइज करिए, वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लोगों को शेयर करिए, और नहीं पसंद आए तो प्लीज़ सजेशन करिए कि आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या समझ में नहीं आया, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको और बेहतर तरीके से समझाया जाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।